दूसरा केस लेते हैं कि बॉल को जैसे ही हम पकड़े, क्या बॉल मेरे पास आया, अपनी ओर खींच रहे हैं, उसके बाद हम इसको फाइनली हम रोक लिए। मतलब ऑब्जेक्ट जो बॉल है, बॉल का वेलोसिटी 0 हुआ कुछ देर के बाद, यहाँ था 20 मीटर पर सेकेंड, अपनी ओर हम इसको खींचे कुछ ड्यूरेशन, मतलब बस टाइम को हम बढ़ा रहे हैं। और टाइम बढ़ने के कारण क्या है, टाइम यदि हम अब इसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड लग रहा है, तो अब क्या होगा देखोगे, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इसमें कितना फोर्स लगाना होगा, इसमें कितना फोर्स लगाना होगा, देखो। और यहाँ पे ये देखो, दोनों केसेस में नेगेटिव फोर्स आएगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स मी, और फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं जो क्रिकेट प्लेयर है, अवे फ्रॉम मी, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए वेलोसिटी को यदि हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे खुद ब खुद नेगेटिव फोर्स आएगा। अब देखो पहला केस हम क्या बात कर रहे हैं कि बॉल है, चलो हम सारा डाटा यदि लिखे, बॉल का मास कितना 200 ग्राम, दैट इज 0.2 kg। 200 ग्राम को यदि हम किलोग्राम में चेंज किए तो 0.2 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना 0। अब यदि हम लोग फोर्स देखें, F इक्वल टू m v माइनस u बाई t, 0.2 इंटू v का वैल्यू 0 है, माइनस 20 बाय 0.1। देखोगे 0 माइनस 20 मतलब माइनस 20 ही होगा, 0 चलो हम लोग हटा देते हैं। ये पॉइंट यदि है यहाँ जाएगा, हटेगा, तो ये क्या होगा 200 इंटू 2 400 होगा, और एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। मतलब यदि हम बॉल को तुरंत रोक दिए, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन। और यदि हम बॉल को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, तो न्यूमरेटर तो यही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होने के कारण होल वैल्यू क्या होगा, छोटा। अब देखो इस केस में जब हम लोग देख रहे हैं तो F इक्वल टू बोलेंगे mv माइनस या mv माइनस u बाय t। तो m का मतलब 0.2, v का मतलब 0, और u का मतलब कितना है 20 बाई t का वैल्यू कितना 2। तो देख लो यहां से यदि हम कैंसल करेंगे तो ये कटेगा 0.1 आएगा, माइनस 20 इंटू 1 माइनस 20 होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आया 2 न्यूटन। मतलब आप समझो यदि हम अपनी ओर विड्रॉ कर रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये पूरा वैल्यू घट जा रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब डिक्रीज करेगा तो फोर्स का भी वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब हमको चोट कम लगता है। और यदि हम लोग ऐसा करते हैं कि तुरंत उसको हम पकड़ लेते हैं बहुत कम टाइम में, तो क्या होता है कि उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए हमको चोट ज्यादा लगता है। समझ गए ये? हालांकि इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, एक डाटा से हम समझाए इसको। समझ गए? किन्हीं को दिक्कत है बताओगे? नो सर। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट को कहीं डाउट है तो पूछोगे? देख लीजिए एक बार, कंक्लूड कर लो दिमाग में कि क्या क्या हम बताए। हम ये बताए कि जब भी हम कैच लेते हैं तो अपनी ओर इसलिए बॉल को खींचते हैं ताकि टाइम टी का वैल्यू को बढ़ाया जाए। टी का वैल्यू जब बढ़ेगा तो ये पूरा होल वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू कम होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू कम होगा, जिस कारण से फोर्स का भी वैल्यू कम क्या होगा, कम होगा, और प्लेयर को चोट कम लगेगा। ठीक है, यही है इसका आंसर। आगे बढ़ जाए हम,
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये एक डाटा है, ये इस तरह का न्यूमेरिक वैल्यू कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान में रहेगा कि सर कैसे इस तरह से बताया थे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका आंसर हम थ्योरेटिकल लिखाएंगे लैंग्वेज में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो ठीक है, इसका आंसर चलो लिखा देते हैं। As per Newton's second law of motion, F equal to m ये mv minus mu by t, that is force is inversely proportional to time duration through which the force acts. Time duration through which the force acts. When change of momentum is constant. Hence, a player withdraws his hand towards himself while catching a ball, so that to increase the time, so that rate of change of momentum decreases. जो भी हम लिखा रहे हैं पढ़ोगे, है ना? जहां दिक्कत होगा वो पूछना। ठीक है, देखोगे हम यही लिखाए हुए हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, मतलब फोर्स और टाइम एक दूसरे के इनवर्स है।
टाइम को यदि बढ़ा देंगे फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। तो इसीलिए जब क्रिकेट प्लेयर कैच लेता है तो अपनी ओर खींचता है बॉल को, ताकि टाइम को वो बढ़ाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाएगा। और ये वैल्यू जब घटेगा मतलब फोर्स भी घटेगा, और फोर्स घट रहा है इसका मतलब क्या, उसको चोट कम लगेगा। ठीक है, यही है इसका आंसर। कहीं दिक्कत यदि है तो पूछ लीजिए, है ना, ताकि हम आगे बढ़े। और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, मिटा दें। यस सर। कहीं किन्हीं की दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कहीं डाउट है तो बताओगे। क्योंकि इसी थ्योरी पर बेस्ड और दो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, तो यदि कहीं दिक्कत है तो पूछ लो, है ना। इसी ढंग का और यही होगा। ठीक है, इसीलिए हम एक न्यूमेरिक वैल्यू से समझाए सारा चीज। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना। चलो ठीक है, ये मिटा रहे हैं हम। देखो, एक दूसरा क्वेश्चन सेम एक्सप्लेनेशन होगा इसका। एक क्या करते हैं, एक तो सपोज कोई कांच का ग्लास है, ठीक है, कांच का ग्लास है, यदि हाथ से यदि बाय द वे किसी तरह से छूट जाता है, फर्श पे टाइल्ड फ्लोर पे यदि गिरे, तुरंत चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन वही कांच का ग्लास यदि बेड पे गिरे, गद्दा पे, बेड पे यदि इस तरह से गिरता है तो वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, आप लोग से आंसर चाहिए हमको। सेम एक्सप्लेनेशन होगा अभी जो हम समझाए, व्हाइल कैचिंग ए बॉल द क्रिकेट प्लेयर विथड्रॉज हिज हैंड टुवर्ड्स हिमसेल्फ, सेम आंसर होगा, सेम थ्योरी होगा। बताओगे आप लोग, कोई एक जन बताओ जिनको समझ में आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक कांच का ग्लास है, यदि हम इस तरह से यहाँ छोड़ दें, फर्श पे गिरता है, टूट जाता है। लेकिन वही कांच का ग्लास यदि बेड पे गिरे, जहाँ पे मोटा गद्दा होता है, तो वो टूटता नहीं। क्यों? सर वो अगर जमीन पर गिरे तो टूट जाता है, क्योंकि वो उसका टाइम तुरंत 0 हो जाता है, जिसके कारण मोमेंटम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए वो टूट जाता है। लेकिन अगर वो गद्दा पे या फिर बेड पे गिरता है तो उसका टाइम 0 होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, जिस कारण से वो नहीं टूट पाता है। ठीक है, मोमेंटम कांच का ग्लास जब जमीन से टकरा रहा होता है तो 20 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड होने के लिए बहुत नेग्लिजिबल टाइम चाहिए होता है, बहुत कम समय में उसका वेलोसिटी 0। जिस कारण से टाइम कम होने के कारण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होता है, मतलब फोर्स वहां पे ज्यादा अप्लाई होता है। कांच के ग्लास पे फर्श के द्वारा ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है, इसलिए वो टूट जाता है। और यही चीज यहाँ पे भी होता है। मान लो कि उतना ही हाइट से, मान लो कि हम यदि 1
हम 1 मीटर हाइट से ही गिरा रहे हैं, सपोज गद्दा पे, है ना, बेड पे, तो क्या होता है 20 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड होने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल उसी तरह से सोच सकते हो जो हम एग्जांपल लिए थे, मान लो कि 2 सेकंड ले रहा है, तुरंत उसका वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा है। तो टाइम डिलेशन जब बढ़ रहा है, इस कारण से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, घट जा रहा है। टी का वैल्यू बड़ा होगा तो mv माइनस mu बाई टी, ये पूरा वैल्यू छोटा होगा, जिस कारण से कांच के गिलास में क्या हो रहा है, फोर्स कम अप्लाई हो रहा है, और जब कम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसलिए कांच का गिलास टूटता नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है अभी जो हम बताए वही है, ज्यादातर यही पूछता है, लेकिन यदि ये भी क्वेश्चन आएगा तो आप सेम एक्सप्लेनेशन के साथ लिख सकते हो जो भी हम लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, लिख लोगे, लिख लोगे कि लिखवा दें, ये भी बताओगे, लिखवा दें कि लिख लोगे? सर लिख लेंगे। चलो ठीक है, और एक एग्जांपल है इसी पर बेस्ड, ध्यान देना। ये आप देखते होंगे कि हाई जंप करने वाला एथलीट जो है इस तरह से दौड़ते हुए आता है, एक एथलीट है दौड़ते हुए आता है, और हाई जंप जो कर रहा है, ये मान लो कि एक पतला सा रस्सी या फिर इस तरह का बैरियर आप देखते हो कि दौड़ते हुए आता है और यहाँ पे जंप करता है, और जंप करके जहां पे गिरता है, ये जंप करने के बाद इस तरह से जंप करता है, यहाँ पे जहां पे वो गिर रहा होता है, लैंड करता है जहां पे, वो जमीन क्या टाइट होता है कि भुरभुरा मिट्टी होता है वहां पे, कैसा होता सर है? मिट्टी होता है। हाँ, मिट्टी भुरभुरा होता है ना, टाइट मतलब जमीन नहीं होता है। उसको क्या किया जाता है, मान लो कि खोद के कुदाल वगैरह से खोद के भुरभुरा कर दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? सपोज यदि टाइट मिट्टी हो, ग्राउंड ही है, मान लो कि वहां पे टाइट काफी सूखा जमीन है, यदि वो जंप करता है, जैसे ही लैंड करता है तो पाँव में काफी जोर से चोट लगता है एथलीट को जो हाई जंप कर रहा है। लेकिन यदि जमीन भुरभुरा होता है तो जैसे ही लैंड करता है कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो लैंड करता है, उसको चोट नहीं लगता है। एक्सप्लेनेशन यहीं से होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। बताओगे कि कैसे? सर क्योंकि जब वो हाई जंप करने के बाद प्लेन फ्लोर पे गिरता है तो उसका टाइम मतलब बहुत कम टाइम में 0 हो जाता है उसका पूरा फोर्स, तो इस कारण से उस टाइम उसको बहुत ज्यादा चोट लगता है। लेकिन अगर वहां पे भुरभुरा मिट्टी रहता है तो वो थोड़ा स्लाइड करने के बाद स्टॉप करता है, जिस कारण से टाइम ज्यादा लगता है और फोर्स कम हो जाता है। गुड गुड, ठीक है, तो तीनों का सेम आंसर, अभी जो 3 एग्जांपल हम लिए सेम आंसर है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है जी। ठीक है, अभी जंप करता है, हाई जंप करता है, और जब हाई जंप करने के बाद वो जब नीचे गिर रहा होता है, जमीन से टकराएगा तो काफी ज्यादा इसका स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, और जमीन यदि काफी टाइट है, जैसे ही टकराया वेलोसिटी 0। बहुत कम समय में जब वेलोसिटी 0 हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जब भुरभुरा मिट्टी है तो वो स्लाइड करता है, कुछ धंसता है नीचे, उसके बाद उसका वेलोसिटी 0 होता है, जिस कारण से क्या होता है, mv माइनस mu बाई टी, ये पूरा वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर टाइम क्या होता है, बड़ा, वेलोसिटी 0 होने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है। इस कारण से क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाता है, मतलब 1 सेकंड में मोमेंटम में कितना चेंजेज आया ये वैल्यू कम हो जाता है, जिस कारण से ऑब्जेक्ट पे, दैट इज एथलीट या फिर जो जंपर है, हाई जंपर है, उस पर जो फोर्स लगता है जमीन के द्वारा वो काफी कम फोर्स लगता है, इस कारण से उसको चोट भी कम लगता है। ठीक है, समझ गए? ये लिख लोगे अभी जो क्वेश्चन बताया हम? यस सर। चलो यस ठीक सर। है, ठीक है, देखोगे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। अभी जो कुछ फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, एक जो फॉर्मूला बताया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन। इसमें और भी कुछ फॉर्म है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स का फॉर्मूला आया F इक्वल टू एम ए, वो कई फॉर्म में यूज होता है, तो उसका डिफरेंट फॉर्म हम लिखा देना है, न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे तो हम लोग को यूज पड़ेगा। सर हाँ जी बोलो। सर कोई भी एथलीट जंप करने से पहले दौड़ता क्यों है?
हाँ, ये आपका इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ये लेक्चर आप अब्सेंट थे क्या जब हम बता रहे थे? यस सर। चलो कोई नहीं, हम फिर से एक बार बता देते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने का टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो मान लो कि कोई लॉन्ग जंप कर रहा है, कोई लॉन्ग जंप कर रहा है, यहाँ से यदि जंप किया, ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा दूर जाके वो जंप, उतना ही दूर जंप कर पाएगा, थोड़ा डिस्टेंस। लेकिन यदि वो दौड़ते हुए आ रहा है, समझो दौड़ते हुए आ रहा है, काफी दौड़ते हुए आ रहा है, तो मोशन में है वो, और मोशन में ही उसका बॉडी रहना चाहेगा कि यहाँ से मान लो कि जंप करना, तो दौड़ते हुए आ रहा है, ये इस लाइन के बाद वो जंप करने वाला है, तो मोशन में है और उसका बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इसलिए यहाँ से जैसे ही वह जंप करता है तो काफी दूर तक जाके गिरता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये यस हम लोग सर। संजय पढ़ रहे थे तब ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना? ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, पहले का डाउट पूछ सकते हो। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम बताने वाले हैं, यदि पिछला कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। सर वो गुरगुरा मिट्टी वाला जो एथलीट वाला क्वेश्चन था, एक बार फिर से बता दीजिए ना। एथलीट जो रन करता है वो? यस सर। देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बताए हुए थे? द property of a moving object by virtue of which it continues its state of motion। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तो उसका टेंडेंसी होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो मोशन में ही बना रहना चाहता है। तो एथलीट जब दौड़ के आ रहा है और लाइन के पास से जब जंप करता है, तो दौड़ के आ रहा है मतलब उसका बॉडी मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहेगा, तो भाई तुरंत वो रुकेगा क्या? तुरंत नहीं रुकेगा। जब वहां पे जंप किया वो रुकने वाला नहीं है, जंप करने के बाद क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मोशन में ही रहेगा, और जितना तेज गति से आया था उसी स्पीड को मेंटेन रखना चाहेगा। इसलिए क्या होता है, काफी दूर तक जाके वो गिरता है, जंप लेता है, एक लॉन्ग जंप लेता है। ठीक है, और यह किस कारण से कर पाता है? वह इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो ठीक है, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टेटमेंट भी लिखा दे रहे हैं और इसका हम लोग एग्जांपल्स भी कई एग्जांपल्स भी देखेंगे। ध्यान देना, इसका स्टेटमेंट बहुत ही छोटा है। रिएक्शन, यही है बस इसका स्टेटमेंट। ठीक है, इट स्टेट्स दैट मींस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट ये है कि each action has equal and opposite reaction। देखोगे बुक में बस इतना ही दिया है, लेकिन इसमें और थोड़ा सा ऐड कर लो। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब न्यूटन ने बताया तो उसमें और भी चीजें बताई। ठीक है, तो हालांकि स्टेटमेंट में बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए हम ये ऐड कर रहे हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम समझा रहे हैं, एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। आगे क्या? एंड reaction act on different objects।
ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समझ लो। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पूछता नहीं है, बस समझ लीजिए इसका। देखो स्टेटमेंट क्या है, each action has equal and opposite reaction। एक्शन का मतलब फोर्स, रिएक्शन का भी मतलब फोर्स, यहाँ पे दोनों चीजें फोर्स ही है। एक्शन हम किसको बोलेंगे, देखोगे मान लो कि हम व्हाइट बोर्ड पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, 10 न्यूटन जितना फोर्स हम इस पर धक्का दिए, 10 न्यूटन का फोर्स यदि हम दीवार पे लगा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे लगा रहे हैं, तो ये एक्शन है। व्हाइट बोर्ड भी क्या करेगा, सेम अमाउंट का फोर्स हम पर अप्लाई, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एक्शन हुआ। तो जहां पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वहां से मेरे द्वारा, वहां से हमारे हाथ पे भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन। और हम यदि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए हैं तो उधर से 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा हमको। दूसरा चीज है, दोनों जो है एक्शन और रिएक्शन का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट, टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड। और व्हाइट बोर्ड हम पर रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, एक फोर्स 10 न्यूटन का, और किधर अप्लाई हो रहा है, टुवर्ड्स मी। मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड, और हम पर फोर्स लग रहा है किधर, रिएक्शन किधर लग रहा है, टुवर्ड्स मी, मतलब अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ईच एक्शन हैज इक्वल, मतलब एक्शन और रिएक्शन जो होगा वो इक्वल होगा, इक्वल अमाउंट का होगा, एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन यदि एक्ट कर रहा है, कहीं पे फोर्स यदि अप्लाई होगा तो उसका रिएक्शन जरूर होगा, और दोनों का अमाउंट सेम होगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, अब और एक इसमें हम सेंटेंस लिखाए हुए हैं, क्या, एक्शन और रिएक्शन जो होता है कभी सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता है, वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, ये हमेशा ध्यान में रखो। यदि हम फोर्स लगा रहे हैं दीवार पे या व्हाइट बोर्ड पे, यदि हम फोर्स लगा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, मतलब एक्शन लग रहा है किस पे, व्हाइट बोर्ड पे, और रिएक्शन लग रहा है किस पे, हमारे फिस्ट पे, मुट्ठी पे, है ना। तो एक्शन और रिएक्शन कभी ऐसा नहीं होगा कि सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा। एक्शन लग रहा है व्हाइट बोर्ड पे, तो रिएक्शन लग रहा है किस पे, हमारे हाथ पे। ठीक है, तो यही है स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट हम लिखाए हैं, कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बताओगे। Each action has equal and opposite reaction. Action and reaction act on different objects. मतलब एक्शन और रिएक्शन कभी सेम ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं करेगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है बताओगे? नो सर। रेस्पॉन्ड करोगे जल्दी कोई? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। अच्छा देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कि हम जितना फोर्स लगाते हैं, हम यदि 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, उधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं? इसके लिए दो स्प्रिंग बैलेंस लिया जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से फैमिलियर हो सकता है नहीं होंगे, जो हम बताते हैं क्या है। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार न्यूटन का लॉ रिपीट कीजिए ना, थर्ड लॉ। पढ़ लो, हम तो 2-3 बार रिपीट किए, कहाँ दिक्कत है बता। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं बाबू? लाइट नहीं चल रहा सर। है ये, हम ये बोल रहे थे कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं कहीं, एक्शन माइक ऑफ कर। उधर से ही लगेगा, एक्शन जितना अप्लाई होगा रिएक्शन उधर से उतना ही लगेगा। और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। 10 न्यूटन इधर लगाए तो 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यही है, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर इसमें ये भी है कि एक्शन और रिएक्शन कभी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट करेगा,
दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा। ठीक है, यही लिखवाए हैं। क्लियर? यस सर। इसका हम लोग क्या प्रूफ, इसका प्रूफ देखने वाले हैं। देखो स्प्रिंग बैलेंस इस तरह का आप में भी देखे होंगे कि स्प्रिंग बैलेंस देखोगे, अभी डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस आ गया है। यहाँ पे क्या करोगे, कोई जैसे गैस सिलेंडर वगैरह का दुकान में जो लोकल 2-3 किलो बेचता है, वहां पे हो सकता है देखे होंगे, यदि आप गए होंगे पापा के साथ, किन्हीं के साथ, है ना, तो हो सकता है देखे होंगे कि 1 किलो यदि आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गया, 1 किलो आप भराने के लिए चले गए, तो इस तरह से क्या करता है, गैस सिलेंडर को इस तरह से लटका देता है, अपने आप पता चल जाता है कि इसका वेट कितना है, मतलब यहाँ पे रीडिंग डिजिटल होता है, इस कारण से दिखा दिया कि भाई ये 2 kg आपका है, 2 kg शो कर रहा है। ऐसे इसका वेट बोलेंगे 2 kg जब है तो 2 kg ऑफ फोर्स बोलेंगे। मेरी बात को समझो, यदि कोई ऑब्जेक्ट 2 kg का है, मास है 2 kg, मास और वेट में फर्क है, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि ये ऑब्जेक्ट 2 kg का है तो इसका वेट कितना होगा, ध्यान देना, W इक्वल टू mg, जैसे होता है F इक्वल टू ma, ये तो आपको पता है, F इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला पता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर से यदि रिलीज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर, और एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुविधा के लिए हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो टॉपिक है ये ग्रेविटेशन में हम लोग बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ जाएगा और भी जगह पे जरूरत पड़ जाता है, इसलिए समझो। इवन आप फेमिलियर भी होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, स्मॉल जी का वैल्यू ये होता है, मतलब ऊपर से किसी हाइट से यदि रिलीज करो तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन है, अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंके तो उसका वेलोसिटी घटता जाता है, मतलब रिटार्डेशन कितना है, यही 10 की जगह पे -10 बोलेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरह से वो एक्सेलरेशन ही है। तो यहाँ पे जब हम लोग F इक्वल टू ma बोलते हैं तो फोर्स के लिए हम लोग बोलते हैं वेट, वेट एक फोर्स है। यदि ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ कितना फोर्स से अपने सेंटर की ओर खींच रही है, हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींच रही है, इसी कारण से हम यहाँ पे खड़े हैं, इसी कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तो वो स्टेबल है, इस तरह से पड़ा हुआ है। तो वेट के कारण जो अर्थ अपने सेंटर की ओर अपनी ओर खींचती है, तो वेट का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू mg, W इक्वल टू mg, है ना, ये फॉर्मूला यही से आया हुआ है। देखो F इक्वल टू ma, तो फोर्स है, तो फोर्स के बदले में W लिख रहे हैं, W वेट भी क्या है, एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है कि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर कितना जोर से अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं W इक्वल टू mg। यदि कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट को हम लटकाए हुए हैं तो वहां पे 2 kg शो करता है, लेकिन ऐसे लिखना चाहिए था कि वेट इसका कितना है, 2 × 10 दैट इज 20 न्यूटन। तो 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो हम लोग डायरेक्ट इसका वेट बोल देते हैं 2 kgf। यदि 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट क्या बोल देते हैं, 2 kgf। लेकिन यदि न्यूटन में यदि हम लोग बोलेंगे तो ऐसा होना चाहिए 2 × 10 दैट इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम सिलेंडर का मास मेजर कर रहे हैं, एक्चुअल में मास बोलना गलत है, वेट बोलना सही होगा। तो वेट यदि हम लोग मेजर कर रहे हैं तो किस कारण से, कि नीचे की ओर खींच रही है अर्थ के द्वारा, तो इसी के कारण क्या है कि यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 2 kgf, ठीक है। और डिजिटल मीटर हम लोग जनरली यूज करते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलेगा, इस तरह का रहता है,
चाइना वाला जो आ गया है वो डिजिटल रहता है, लेकिन मार्केट में ऐसा भी मिलेगा कि इस तरह का एक लीवर होता है। जितना ज्यादा फोर्स लगता है, मान लो कि जितना ज्यादा फोर्स लगता है वह लीवर इतना नीचे की ओर आता है और वह शो किया। मान लो कि यहाँ तक ये लीवर यदि यहाँ तक आ गया, मतलब शो कर रहा है कितना 2 kg। और भारी सामान यदि हम लोग लटकाए तो और नीचे तक आएगा, ये लीवर और नीचे तक आएगा, 3 kg अब शो करेगा। यदि हम 3 kg का ऑब्जेक्ट हम लोग लटकाए हैं तो 3 kg अब शो करेगा। तो ये है स्प्रिंग बैलेंस, मतलब यहाँ पे वेट मेजर कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का। ये समझ गए? अभी हम समझाए स्प्रिंग बैलेंस क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है। दूसरा वेट, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट का मीनिंग क्या होता है। इसमें किन्हीं को दिक्कत बताओगे? नो सर। चलो ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जाने, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ये हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का ही यूज करके सीखेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसी का यूज करके दिया गया है। देखो क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया गया, 2 स्प्रिंग बैलेंस लिया गया। एक स्प्रिंग बैलेंस, मान लो कि दीवार है, कोई सपोर्ट है, इस तरह से हम क्या किए, हम लगा दिए। एक सीधा लगाए हैं, एक सीधा लगाए हुए, ठीक है। इसका लीवर मान लो कि शो करेगा, इसमें रीडिंग में बहुत सारा, इसमें लीवर है, लीवर मान लो कि यहाँ पे है, अभी 0 पे। यदि हम इसको खींचेंगे तो लीवर मूव करेगा, इधर आएगा, मतलब 0 पे है, 2 kg अब शो करेगा, 5 kg अब शो करेगा। अब क्या करते हैं, और एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, उसको इन्वर्टेड उल्टा लगाते हैं। उल्टा इस तरह से मान लो कि लगा दिए, इस तरह से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये सपोज हैंडल है, हैंडल है ताकि पकड़ के हम इसको मूव कर सके, खींच सके। अब देखो गौर करना, क्या करते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट ये है हमारा। एक हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब पकड़ के इसको होल्ड करके इसको खींच रहे हैं, मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं इस पे। यदि हम 5 kg का फोर्स लगाए, 5 kg मतलब 50 न्यूटन, यदि हम 5 kg का फोर्स लगाए तो मान लो कि रीडिंग यहाँ तक आ गया, लीवर यहाँ तक आ गया, 5 kg का फोर्स इस पर हम लगाए हैं, तो देखोगे मतलब ये स्प्रिंग बैलेंस जो है दूसरे पे भी 5 kg के फोर्स से अपनी ओर खींचेगा। मतलब पहले वाले को, पहला स्प्रिंग बैलेंस 1 kg, फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस सेकंड को 5 kg के फोर्स से खींच रहा है। यहाँ पे 5 kg शो हो रहा है क्योंकि हम फोर्स लगाए। तो आप पाओगे कि यहाँ पे यदि 5 kg का रीडिंग है तो यहाँ पे भी लीवर जो है 5 kg तक ही शिफ्ट करता है, आप ये पाओगे। मतलब क्या है, यदि फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस सेकंड पर फोर्स लगा रहा है 5 kg, तो सेकंड भी फर्स्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है 5 kg। अब देख लो दोनों का अमाउंट सेम है, क्यों, दोनों का रीडिंग हम देख पा रहे हैं सेम। पहला चीज मतलब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, दोनों इक्वल अमाउंट पे है। दूसरा दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। एक्शन फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस सेकंड को इधर की ओर अट्रैक्ट, इधर की ओर खींच रहा है अपनी ओर, एक्शन लगा इधर, लेकिन सेकंड स्प्रिंग बैलेंस दूसरे को किधर फोर्स लगा रहा है अपनी ओर, रिएक्शन लगा इधर, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि दो जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, 2 स्प्रिंग बैलेंस है, हम एक पे फोर्स लगाए हुए हैं 5 kg का मान लो, ताकि फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस सेकंड स्प्रिंग बैलेंस को कुछ फोर्स से खींचेगा, कितना 5 kg। तो हम पा रहे हैं कि सेकंड वाले पे ही उतना ही रीडिंग दिख रहा है,
इसका मतलब क्या है कि सेकंड भी पहले वाले को अपनी ओर खींच रहा है 5 kg के फोर्स से, मतलब एक्शन और रिएक्शन का अमाउंट दोनों सेम है और अपनी ओर खींच रहा है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन भी अपोजिट। तो इस तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली विथ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है कि एक का रीडिंग दे देगा, दूसरे का पूछेगा, बाकी इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रूफ नहीं पूछता है। बड़ा लैंग्वेज, इतना लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी आता नहीं। ठीक है, दिक्कत है तो बताओगे? नो सर। समझ गए हो? यस सर। यस सर। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्टेटमेंट ही आपका पूछता है, याद रखना है। ले रही सर। ठीक, देखो एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, उसको जज करोगे कि क्या ये सही है या गलत है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। बस आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट पढ़िए और बताना है। द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ट्रू है या फॉल्स है, विथ रीजन, रीजन के साथ दोगे। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। फॉल्स। फॉल्स है? यस सर। अच्छा बताओ क्यों फॉल्स है? सर एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है, एक बॉडी पे एक्ट नहीं करता, तो इस कारण से 0 नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही आपका आंसर। ठीक है, देखो इसलिए इसीलिए हम ये स्टेटमेंट लिखा दिए हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक्शन 10 न्यूटन का लगा, रिएक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हम लोग -10 बोलेंगे। तो दोनों को यदि हम ऐड करेंगे 10 प्लस -10 तो वैल्यू आएगा 0 नहीं। द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें कुछ अलग बोल दिया। द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये जो ऐड कर दिया, ये पार्ट जो ऐड किया, इस कारण से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। क्योंकि एक्शन जिस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन का सम 0 होता है, सही है, लेकिन ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट पे होगा ऐसा, ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकता है कहीं पे। अब हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए देखो, देखोगे एक बहुत छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। ये में भी आप फील किए होंगे, एक इन्फ्लेटेड बैलून है। ठीक है, इन्फ्लेटेड बैलून है, एक फुलाया हुआ बैलून है इस तरह से।
अब क्या करो, मान लो कि इसको फुलाने के बाद इस तरह से आप पकड़ के रखे हुए, इसको जस्ट क्या करो, इसको आप छोड़ दो, ऐसे है, छोड़ दो, तो हवा निकलेगा नीचे की ओर, हवा निकलेगा नीचे की ओर, बैलून किधर भागेगा? सर ऊपर। ऊपर की ओर। ऊपर। डायरेक्शन। क्यों? सर क्योंकि एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है तो उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। बिल्कुल। अब देखो बात, अब ये भी पकड़ो कि आप ही लोग से हम आंसर जानना चाहेंगे, एक्शन किस पे लग रहा है और कौन लगा रहा है, ये बताओ। एक्शन बलून का एयर लगा रहा है और सराउंडिंग के एयर में लग रहा है, और रिएक्शन बलून पे लग रहा है। एक्शन बैलून लगा रहा है एयर पे, बैलून जब वो क्या हो रहा है, अपना प्रीवियस शेप को गेन कर रहा है, मतलब क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बैलून क्या कर रहा है, एयर पर फोर्स लगा रहा है, किधर, नीचे की ओर, नीचे की ओर जा रहा है, तो एयर भी क्या करेगा, एयर भी जब एक्शन लग रहा है बैलून के द्वारा एयर पे नीचे की ओर भेजा जा रहा है, ये जैसे साइज में छोटा हो रहा है तो नीचे की ओर धक्का दे रहा है, प्रेस कर रहा है, प्रेशर के कारण भी फोर्स लगता है, और प्रेशर एक तरह से यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं, तो उसका साइज जब छोटा हो रहा है तो प्रेस किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बैलून क्या कर रहा है, एयर पर फोर्स लगा रहा है, मतलब ये एक्शन है, नीचे की ओर लग रहा है, तो एयर जब लीव हो रहा है वहां से तो वो तो रिएक्शन लगाएगा ही, रिएक्शन लगाएगा, एयर रिएक्शन लगाएगा किस पर, जो उस पर एक्शन लगाया है, ठीक है, तो एयर किस पर रिएक्शन लगाएगा, बैलून पे, इसलिए बैलून किधर की ओर भागता है, ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसी पर बेस्ड है रॉकेट, कोई भी रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह का होता है, अब देखते होंगे, रॉकेट, अब देखते होंगे कि जब इसको लॉन्च किया जाता है तो काफी ज्यादा यहाँ से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, इसलिए ऐसा होता है कि जो इसका जो इंजन है, फ्यूल का कंबसन हुआ, फ्यूल इजेक्ट किया जाता है नोजल के द्वारा, यहाँ पे नोजल जो है जहां से गैस निकलता है, नोजल के द्वारा क्या होता है कि फ्यूल निकलता है काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा अमाउंट में क्या होता है कि फ्यूल निकलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट, सॉरी गैस, फ्यूल के कंबसन से जो गैस बनता है काफी ज्यादा अमाउंट में गैस निकलता है, तो मतलब इंजन जो है, इसका इंजन बोल सकते हो, एयर पे या गैस पे क्या कर रहा है, किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे की ओर, लेकिन गैस जब वहां से नीचे आएगा तो उस पर एक्शन लगा है, तो गैस भी क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा, किस पर रिएक्शन लगाएगा, रॉकेट पे, और रिएक्शन फोर्स के ही कारण क्या होता है, रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है काफी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही कारण, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही कारण बोल सकते हैं कि रॉकेट जो है लॉन्च किया जाता है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, इसका हम नोट्स दे देंगे, हालांकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बोले तो नोट्स देंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखाए थे और नोट्स बोले तो प्रोवाइड करेंगे, नहीं दिए थे, कोई नहीं, ये दोनों मिला के हम भेज देंगे, ठीक है, हमारी ध्यान से उत्तर क्या था वो देखो, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये देखते होंगे एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मेंशन है कि कोई एक शिप है या बोट है, कोई शिप बोलना गलत होगा, शिप तो बहुत बड़ा होता है, बोट, कोई एक बोट है, बोट से कोई एक आदमी जब जंप करता है, जैसे ही जंप करता है, ठीक है, उतरता है, जंप करता है, तो वो जंप करता है आगे की ओर, लेकिन बोट मूव करता है किधर, पीछे की ओर, क्यों, यहाँ पे आपको ये बताना है, एक्शन फोर्स कौन किस पे लगा रहा है, रिएक्शन किस पे लग रहा है, ये बताना है। सर जब आदमी बोट से जंप करता है तो वो बैकवर्ड फोर्स लगाता है बोट पे, और जिसके कारण बोट उस आदमी पे फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, तो वो आदमी आगे जा पाता है। बिल्कुल सही बात, तो एक्शन कौन सा होगा, एक्शन किसको बोलेंगे, एक्शन जो आदमी बोट पे लगाया, लगा रहा है, गुड, मतलब मैन
बोट पे लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब हम लोग जंप करते हैं तो क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन है, तो बोट आदमी पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसी के कारण क्या होता है कि जो आदमी होता है जंप करता है किधर, आगे की ओर। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई आदमी जब जंप करता है बोट से, तो बोट क्या होता है, मूव करता है बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे भी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। चलो और कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम लोग इवन दौड़ते हैं, चलते हैं, तब भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहां पे लागू है। मतलब जब हम लोग चल रहे होते हैं, जैसे ही पैर को उठाते हैं तो नीचे की ओर धक्का देते हैं, नीचे जमीन पे, वह एक्शन है। तो अर्थ भी हमारा जो फीट है बोल सकते हो, सोल, उसमें क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिस कारण से क्या होता है कि पांव आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिस कारण से हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, देखो और कुछ एग्जांपल ध्यान देना। अब कुछ जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उस पर बेस्ड है। अभी जो एग्जांपल लिए वहां पे भी है, लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल जो है इस टाइम का एग्जांपल आपको देखने को बुक में भी मिलेगा। देखोगे कोई एक गन है, गन से जैसे ही फायर किया जाता है बुलेट बढ़ा आगे की ओर, बुलेट आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो क्या गन वहीं पे रहता है या पीछे की ओर झटका देता है? सर हल्का सा झटका देता है। झटका जरूर देता है। ठीक है, तो ऐसा है कि जब ट्रिगर दबाया गया, मतलब अंदर जो भी होगा वहां से फोर्स लगा होगा, जिस कारण से एक्शन के कारण क्या है, बुलेट आगे की ओर बढ़, जब बुलेट आगे की ओर बढ़ रहा है ड्यू टू एक्शन, एक्शन के कारण वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बुलेट भी क्या करेगा, रिएक्शन अप्लाई करेगा किस पर, गन पे। एक्शन लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसीलिए गन किधर की ओर मूव करता है, पीछे की ओर। ठीक है, और पीछे की ओर मूव करना इसको रिकॉयल बोलते हैं, रिकॉयल ऑफ ए गन। पीछे की ओर जो गन मूव करता है इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉयल। सर रिकॉल वेलोसिटी, ये रिकॉयल वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे जब हम लोग पढ़ लेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वहां पे ये भी आपको निकालने के लिए देगा कि गन पीछे की ओर जो झटका देगा कितना वेलोसिटी के साथ, दैट इज रिकॉयल वेलोसिटी। ठीक है, तो वहां पे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिकॉयल होता है, गन पीछे की ओर झटका देता है, किस कारण से, रिएक्शन के कारण, रिएक्शन अप्लाइड बाय द बुलेट, है ना। अच्छा ये देखोगे, ये हॉज है, आप देखते होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो गाड़ी वगैरह कहीं आग वगैरह लग जाता है तो वहां पे बुझाने के लिए जो आता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो व्हीकल है, उसमें देखते होंगे कि इस तरह का पाइप होता है, और इस हॉज से जब पानी निकलता है काफी ज्यादा वेलोसिटी से निकलता है, तो जो आदमी है उसको बहुत जोर से टाइटली पकड़ना होता है, नहीं पकड़ नहीं होगा तो फेंका जाएगा पीछे की। क्यों, रीजन क्या है सर क्योंकि जब बहुत ज्यादा फोर्स से पानी आगे जाता है तो उतने ही फोर्स से वो उसको भी, मतलब उस पाइप को भी वो पीछे धकेलता है, जिस कारण से कि वो छूटने का डर रहता है, तो जोर से पकड़ना पड़ता है। ध्यान देना, यहाँ से जो पानी निकल रहा है गुर करना, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, बहुत ज्यादा। क्यों, आप खुद समझ सकते हो, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F = ma। मतलब जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट या फिर ज्यादा मास यदि है ऑब्जेक्ट का, और उसमें एक्सेलरेशन भी हमको ज्यादा चाहिए, तो फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगा। मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर इजेक्ट कर रहा है, और वाटर का एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा वेलोसिटी से वो निकल रहा है, जीरो था, रुका हुआ पानी था और उसको निकाला जा रहा है, मतलब काफी ज्यादा एक्सेलरेशन। तो इस कारण से क्या है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वाटर पे इजेक्ट करने के लिए, काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, वाटर इजेक्ट हो रहा है आगे की ओर, मतलब
वाटर पे एक्शन लगा आगे की ओर, तो वाटर पर जितना फोर्स लगा तो वाटर भी तो पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, दैट इज हॉज पे। तो जो आदमी पकड़ा हुआ है, तो जब हॉज पे पीछे की ओर फोर्स लग रहा है, मतलब आदमी जो पकड़ा हुआ है उसको भी, उस पर भी फोर्स लगेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि भाई पीछे की ओर कोई धक्का दे रहा है, इसलिए उसको काफी मजबूती से पकड़ना होगा। यदि वह थोड़ा सा लापरवाही किया तो वो क्या होगा, पीछे की ओर धक्का दिया जाएगा, हो सकता है गिर जाए, हो सकता है पीछे की ओर थ्रो ऑफ हो जाए, फेंका जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में है, तो आपके लिए यही है कि काफी ज्यादा फोर्स लगता है, एक्शन यदि लग रहा है तो रिएक्शन भी उतना ही लग रहा है, जिस कारण से क्या है कि जो आदमी जो होल्ड किए हुए उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लिखाएंगे, कुछ नोट्स भी हम भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सर जब रॉकेट स्पेस में मूव करता है तो वहां पे तो एयर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, तो सर क्वेश्चन था कि कैसे? स्पेस जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को जब पार कर जाता है ना, तो मतलब एक बार इनर्शिया ऑफ मोशन आप पढ़े हुए, एक बार जब मोशन में आ गया तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को वो पार कर चुका है, मतलब नीचे की ओर उसको अट्रैक्ट करने वाला कोई फोर्स नहीं है। अब मान लो कि यदि 100 मीटर पर सेकंड से यदि चल रहा है तो उसी स्पीड से चलता रहना चाहेगा, ठीक है। अब उसके स्पीड को कंट्रोल करना एक चैलेंज है, जो क्या बोलते हैं, चंद्रयान का जो आप देखे हुए थे कि फेल्यूर था, वो यही था कि भाई लॉन्च करना चाहिए था तो थोड़ा उसका स्पीड बहुत कम कर दिया जाना चाहिए, तो स्पीड को कम किया गया था, लेकिन उतना स्पीड कम नहीं हो पाया जितना और कम करने का जरूरत है। तो एक बार स्पेस चल गया तो उसका स्पीड को कम करना एक प्रॉब्लम है, स्पीड तो बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, एक बार मोशन में आ गया तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो उसका जो भी है यहाँ पे रिमोट सेंसेशन वगैरह से इसका वेलोसिटी को कम किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, तो वो वेलोसिटी मेंटेन रह जाता है, ठीक। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। और बुक जो भी है आप लोग पढ़ते रहिए, और नोट्स और जो श्रीवास्तव क्लासेस का मॉड्यूल है वो भी आप फॉलो करो, ठीक। थैंक